Good morning, all of you. Great people. Happy to see you. I'm always anxious to be with you. Now, let us start this session with a quiz, as usual, and let us see how much we remember. Do you know when we were discussing print culture? Yes, sir. We said that first of all there was more of listeners and very few readers. Then the reading public increased with printing press. Yes, sir. And as the reading public started increasing, what happened to the listening public? Did it decrease or did it increase? Yes, sir. एक होता है लिसनिंग पब्लिक, Yes, दूसरा होता है रीडिंग पब्लिक. Sir, रीडिंग Sir, पब्लिक तो इंक्रीज बहुत होता चल गया, रहे हैं, दोनों चल रहे हैं. रीडिंग पब्लिक तो इंक्रीज हो गया. Yes, sir. व्हाट हैपेंड टू द लिसनिंग पब्लिक? Sir, वो listening- डिक्रीज हो गया कि No, sir, वो चलता ही- वो चलता चलता है. ही. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, अब मुझे बताओ, रीडिंग पब्लिक ज्यादा रहा कि लिसनिंग पब्लिक ज्यादा रहा? रीडिंग पब्लिक. रीडिंग पब्लिक ज्यादा. बुद्धू कहेंगे दोनों रहे. रीडिंग पब्लिक तो बढ़ता ही गया, और लेकिन लिसनिंग पब्लिक में कोई फर्क नहीं पड़ा. वो तो अपनी जगह बरकरार रहा. Yes, sir. हम भी इस वक्त भी लिसनिंग पब्लिक ही है. आप देखिए ना, जब भी आप घर में बैठते हैं तो आप क्या है, रीडिंग पब्लिक है, लिसनिंग पब्लिक है. Listening public. बस जिस वक्त आप टीवी के सामने बैठते हैं आप क्या है, रीडिंग Listening पब्लिक है, public. लिसनिंग Listening, पब्लिक है. listening. जब रेडियो के सामने है, लिसनिंग पब्लिक है, सर रीडिंग पब्लिक. दोनों चल रहा है ऐसे. तो रीडिंग पब्लिक तो बढ़ता गया, लेकिन लिसनिंग listening पब्लिक public कम नहीं भी हुआ. वही- और मैं कहता हूँ फंडामेंटल चीज लिसनिंग पब्लिक ही है, क्योंकि ऑल द टाइम वी आर नॉट रीडिंग, ऑल द टाइम वी आर टॉकिंग एंड लिसनिंग. देखा, अब जवाब सही हो गया कि नहीं? Yes, sir. लिसनिंग पब्लिक तो कभी कम नहीं होगा, क्योंकि लिसनिंग इज इजियर. तो इट इज बेटर टू लिसन देन टू रीड. इट इज इजियर टू लिसन देन टू रीड. Read. है कि नहीं? Yes, sir. पीपल वांट टू लिसन. और जब से इंटरनेट स्टार्ट हुआ तब से तब ज्यादा. से लिसनिंग ज्यादा हुआ, है कि नहीं? वहां पर वो कहता आई एम लिसनिंग, जिस वक्त आप दबाते हैं ना उसको, Yes, sir. वो कहता आई एम लिसनिंग. फिर आप बोलते हैं, फिर वो वहां से जवाब देते हैं. ये सारा लिसनिंग में ही आता है कि नहीं? Yes, sir. तो बिकॉज इट इज कॉन्वीनियंट, therefore listening public is the central part of our communication. Is that right or not? Yes, sir. अच्छा, अब आपसे एक सवाल पूछते हैं हम. बताओ जी, प्रिंटिंग प्रेस कब स्टार्ट हुआ और कहाँ स्टार्ट हुआ? 1448 कहाँ पर? जर्मनी में. एंड हु गेव अस द प्रिंटिंग प्रेस? Gutenberg. और जब प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल रिलीजन के लिए किया गया तो किसने किया? गुटेनबर्ग ने बाइबल की. बाइबल पहली दफा. कितने कॉपीज बाइबल की निकाली? 180 कॉपीज. 180. हाँ, वो कितने साल लगे? 3 साल लगे. देखा मैडम, 180 कॉपीज निकाली और 3 साल लगे. उसका पर आवर कितना पेजेस निकलता था? 250 पेजेस. उसको कितने निकलते थे? 250 पेज. लेकिन बाद में अमेरिका में एक आदमी ने प्रेस बनाया, वो मिड 19th सेंचुरी में बनाया उसने, और वो देता था 8000 पेजेस पर आवर. और तब से क्या हुआ, इस प्रिंटिंग प्रेस को न्यूज़पेपर्स के लिए इस्तेमाल किया गया. प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स. और आपको पहले बताऊं मैं क्या, प्रिंटिंग ये न्यूज़पेपर सारे पढ़ते नहीं थे, क्योंकि लोग अमीर नहीं थे. यूरोप में भी, यूरोप में आपको पता है ये जो ये है फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? इलेक्ट्रिसिटी. Who is considered to be the father of electricity? फैराडे की पहली उसको, वो बेचारा पहले बुक बाइंडिंग पर लगा, फिर बाद में लेबोरेटरी. लेकिन उससे पहले पता है उसका काम क्या था, उसको किस लिए हायर किया गया था? उसके पास अखबार हुआ करते थे, वो अखबार किराए पर देता था अपने मालिक की तरफ से. मतलब अखबार भी लोग खरीदते नहीं थे परमानेंटली, बल्कि वो किराए पर लेते थे, पढ़ के वापस देते थे. ये था. कैन यू अंडरस्टैंड? दिस वाज द पोजीशन ऑफ पीपल. फैराडे कहाँ का था? ये तो अमेरिकन पब्लिक का हाल था. बिकॉज फैराडे लंदन में था, और जहाँ पर वो न्यूज़पेपर्स को किराए पर देते थे. जापान जिस वक्त चाइना और इंडिया इकोनॉमिकली टॉप पर थे, बताओ किस सेंचुरी में अमेरिका और इंडिया, चाइना और इंडिया टॉप पर थे? बोलो. 19th सेंचुरी में. 19th सेंचुरी में इंडिया और चाइना, दे वर द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. और ये सारा वेस्टर्न कंट्री जो थे ये गरीब थे. अरे जब से आलू निकला तभी से इन्होंने खाना शुरू किया.
आलू कहाँ से आया? पीरू से आया। पीरू कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। वहां से इन्होंने आलू लाए और यूरोप में जब आलू आए तो ये बेचारे आलू खा के आराम से सोते थे, नहीं तो इनके पास खाना खाने को कुछ भी नहीं था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो जिस वक्त आलू का कहत पड़ गया, कहाँ पड़ गया आलू का कहत, जरा बताओ? आयरलैंड में। आयरलैंड में जो आलू का कहत पड़ा कौन से साल में पड़ा? 19 की बच्ची 1845 में, और वो रहा 1845 टू 1849 तक। और क्या हुआ उस वक्त? आयरलैंड की पॉपुलेशन 1/3 हो गई। या तो वो भाग गए, या तो वो मर गए, या तो वो माइग्रेट हो गए। तो नहीं फिक्र, बिकॉज देयर वाज नो फूड टू ईट। स्टारवेशन हुई, फेमिन हुआ। देखो ना, यहाँ फेमिन हो गया तो अनाज कम होगा, वहाँ फेमिन हुआ तो पोटैटो कम हो गया। यू अंडरस्टैंड? लेकिन ये पोटैटो की डिस्कवरी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बताओ क्यों इंपॉर्टेंट थी? बोलो। ये खाने के बदले, अरे हर जगह आलू आया, और पोटैटो चिप्स की, फ्रेंच फिंगर्स की तो पूरी इंटरनेशनल लेवल की फैक्ट्री बनी। और आप बाजार में जाओ तो आपके पास आपको जो मुझे फ्रेंच फिंगर्स दे दो, तो वो आपको पैकेट देते हैं फ्रेंच फिंगर का, और हर एक आदमी पसंद करते हैं। या यूरोप में जाओ या अमेरिका जाओ, वहां पर जो भी चीज मांगोगे फ्रेंच फिंगर साथ होगा, कोई फ्रेंच फिंगर साथ होगा। इंडिया में भी फ्रेंच नहीं, इतना तो दिल्ली विली सिटी में होगा, लेकिन यहाँ दिल्ली में है ना सर। अच्छा, यहाँ भी अच्छा, यहाँ पे KFC क्या कहता है? KFC, हाँ, जब वहाँ जाते हैं ना वो तो देते हैं वेस्टर्न ना। फैक्ट, वो तो वेस्टर्न आउटलेट है ना, वो जरूर जिस वक्त वो देते। KFC क्या होता है? केंटकी फ्राइड चिकन। K इज केंटकी, F इज फ्राइड, CH चिकन। वो फोटोग्राफ जो है ना, उसी आदमी ने वो शुरू किया अमेरिका में। चेन, he has started chain. You know about the franchise they want? They start international chain. अच्छा सुनो, मजे की बात। लालू प्रसाद ने कहा था जितनी देर तक समोसे में आलू उतनी देर तक बिहार में लालू। सच ही कहा था। बेचारा आजकल जेल में है, तो मगर है ये बात। तो आलू बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी सब्जी है जिसमें आप आलू नहीं डालते? देखो ना, मजो आलू, फिर क्या है बताओ ना? आलू तो हर जगह है। अच्छा, आपको पता है पंडित लोग तो जब उनका फास्ट होता था ना, वो जिसको आप फ्रेंच फिंगर्स करते हैं, तो तथे से इसको नादर ओलू चुरम। अच्छा, जब हमारी शादियां होती थी ओलू चुरम और नादर चुरम होता था, एक इम्पोर्टेंट डिश। तो इस तरह से आलू की इम्पोर्टेंस थी। आलू हमारे पास किसने लाया? इंडिया में आलू किसने लाया है? पुर्तगीज ने लाया। कौन से साल में लाया? अरे पुर्तगीज कब आ गए यहाँ? अरे 1492 में, पहले बता 1492 में किस कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी हुई? ये साउथ अमेरिका। बुद्धू कहेगी। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया। 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया डिस्कवर किया। 1498 के बाद ही आया होगा ना इन 15th सेंचुरी। ये तो 16th सेंचुरी में आलू आया यहाँ पर। देखो ना, 1498 हो गया 15th सेंचुरी, ये तो एंड ऑफ 15th सेंचुरी हो गई। उसी वक्त तो उसने आलू थोड़ी लाया, प्रिंटिंग प्रेस ने लाया इंडिया। यहाँ पे इसमें भी खामोशी। प्रिंटिंग प्रेस वाज ब्रॉट अगेन बाय पोर्तुगीज। क्या गजब है यार। प्रिंटिंग प्रेस तो जर्मनी में पैदा हो गया। 100 साल लगे प्रिंटिंग प्रेस को सारे यूरोप में आने के लिए। देखो ना, आपको पता है 1448 में प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुआ ना। 1450 से लेके 1550 तक 100 साल लगा यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस हर जगह लगने का। और 1498 में तो वास्को डी गामा आया, तो 15th सेंचुरी एंड हो गया। 16th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस हमारे पास भी आ गया। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस चाइना कब आया? 19th सेंचुरी में। कहां पर पहुंचा है? कौन सी जगह थी? चाइना में कब कहां पहुंचा? एंड दैट बिकेम द हब ऑफ प्रिंटिंग। हांगकांग है शायद, इसको चेक करो। आई थिंक हांगकांग भी होगा। जब फॉरेनर्स ये नहीं डालना है इसमें। तो ये नहीं, ये तो है ना। ये आराम से देख रहा प्रिंटिंग प्रेस। एंड दैट प्लेस बिकेम द शिंगाई है शायद। शिंगाई भी चाइना में ही है ना? यस सर, शिंगाई चाइना में। हाँ, मतलब ये चेक करो।
तो दैट बिकेम द सेंटर ऑफ प्रिंटिंग। सिल्क हालांकि होता है ना, 16th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस आया यहाँ, 19th सेंचुरी में आया चाइना में, वो भी क्यों नहीं लाया, वो भी यूरोपियन ने लाया। क्योंकि यूरोपियन से, आपको मैं बताऊं, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है तो उसके कैरियर से यूरोपियन से थे, जहां जहां गए उन्होंने अब मॉडर्न सिविलाइजेशन लाई, मतलब उन्होंने, आप कह सकते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन लाई, बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन ही मॉडर्न सिविलाइजेशन बन गई, जिसमें तमाम टेक्नोलॉजी आ गई, है कि नहीं। मॉडर्न सिविलाइजेशन और एंशिएंट सिविलाइजेशन में क्या फर्क है? मॉडर्न सिविलाइजेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, एंशिएंट सिविलाइजेशन में टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल नहीं था। और मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ये लोगों के लिए बड़े कंफर्टेबल इजी है। एंशिएंट सिविलाइजेशन में पर्टिकुलरली लेडीज के लिए बड़ा मुश्किल था, बिकॉज दे वर डूइंग ऑल ड्रेजरी। ड्रेजरी समझते हो ना क्या होता है? ड्रेजरी होता है वो काम जो कि जिससे माइंड के ऊपर और बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़े, ठीक है कि नहीं। देखो ना, सारा टाइम चूल्हे में बैठे हैं, सारा टाइम कपड़े धोते रहें, सारा टाइम झाड़ू मारते रहें, सारा टाइम सिलते रहें, तो एक किस्म की ड्रेजरी हुई क्या, इसको कहते हैं ड्रेजरी। अच्छा, अब मगर इसमें इन्होंने बड़ा ब्यूटीफुल काम किया था। क्या? जैसे कपड़े धोने थे तो जाते थे दरिया पर, उसको कहते थे यारबल, फिर बैठती औरतें यारबल में बैठ के डंडे से कपड़ों को मारती थी। और इनको पता है इनको क्या कहते थे? इनको कहते थे यारबल काकन। यारबल काकन होता है यारबल में बैठ के काक का काकन क्या होता है? काकन गई काकसन जाना फेमिनाइन ऑफ काक। काक गयो मास्कुलिन, तो फेमिनिन गयो काकन। ये यारबल काकड़ियाँ में, ये यारबल काकड़ियाँ बैठती थी और मारती भी थी, बातें भी करती थी। फिर उनको दिल ही नहीं करता था उठने का, वो भी मारते रहे, आपस में बातें भी, गपशप भी मार। अरे कालीन वाले क्या करते हैं? आपको पता है कालीन बुनना भी बड़ा ड्रेजरी का काम है। तो वो गाना गाते हैं उसके साथ। कौन सा गाना गाते हैं? उसमें होता है आप कौन सा तागा लगाएंगे, आप कौन सा रंग लगाएंगे, तालीम, तालीम बोलते हैं उसको। तालीम। वो तालीम गाते गाते करते हैं, उनको मजा आता है। अरे नंदकरण छे ना ड्रेजरी, वो नंद करते वक्त भी गाना गाते हैं। और पता है क्या कहते हैं? नंदोमन देखो ना किस तरह से आज मैंने अपनी ड्रेजरी को कंफर्टेबल बनाया। वो ऐसा है कि डैड 5-6 लोगों का, मतलब आपके पास भी एक प्लॉट है, मेरे पास भी प्लॉट, उसके पास हम तीनों पहले एक के प्लॉट को, फिर यूनाइटेडली दूसरे, इसलिए हम बोर नहीं होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है? लंच इकट्ठे खाते हैं, चाय इकट्ठे पीते हैं, फिर गाना इकट्ठे गाते हैं। ये तो एक्सकर्शन बन जाता है। ह्यूमन बीइंग ने अपनी ड्रेजरी को कंफर्टेबल बनाने के लिए फिर बाद में ऐसी चीजें इसमें डाल दी कि काम भी हो रहा है और मजे भी हो रहे हैं। अरे गेटिंग, देखो कितना इंपॉर्टेंट है ड्रेजरी का। मगर अब फिर बाद में मॉडर्न से बनाया, टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारे काम बड़े आसानी से हो गए। इसमें मशीनों ने ये काम किया, आप फ्री हो गए। तो इस तरह से है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन में ये बड़ा फ़र्क है। रहन सहन का फ़र्क है, पोशाक का फ़र्क है, खाने पीने का फ़र्क आ गया, काम करने का फ़र्क है, काम करने के ढंग का फ़र्क आ गया। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से मॉडर्न सिविलाइजेशन बन गई कि नहीं? अच्छा, आप सुनो, मैं क्या करता, मैं इसी के साथ था ना, तो मुझे बताओ ये जो है मजहब में तो आपने बाइबल पहले की, मजहब के लिए प्रिंटिंग प्रेस का एक दफा और इस्तेमाल हुआ। जब इस्तेमाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हर एक रिलीजन की, हर एक रिलीजन की तब मैं पढ़, लेकिन एक आदमी ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द बेस्ट वन। ये किसने कहा गॉड हैज सेंट अस अ ग्रेट गिफ्ट, और कहा प्रिंटिंग प्रेस इज द ग्रेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द बेस्ट ऑफ द गिफ्ट्स दैट गॉड हैज गिवन। ये मार्टिन लूथर ने कहा। किसने कहा? मार्टिन लूथर कहाँ का था? अरे मार्टिन लूथर जर्मनी का था। वो क्या था? ही वाज अ प्रीस्ट। वो क्या था? वो प्रीस्ट था। और मार्टिन लूथर ने 1517 में 595 थीसिस उसने प्रिंट की एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रैक्टिस। याद रखो, नॉट अगेंस्ट चर्च, अगेंस्ट प्रैक्टिस। आजकल अगर किसी मजहब के अगेंस्ट बोलते हैं, मजहब के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोलता। प्रैक्टिसिज्म, मजहब जो गलत प्रैक्टिस मजहब के नाम पर की जाती है, उसके अगेंस्ट बोलते हैं। जैसे इस्लाम है, खुदा का इस्लाम, कुरान शरीफ का इस्लाम और मौलवी का इस्लाम। इसी तरह से हिंदुइज्म है, भगवद गीता का हिंदुइज्म,
कि ये जो है प्रीस्ट का, इसी तरह से बाइबल, क्राइस्ट की बाइबल के जो प्रीस्टों की बाइबल, तो उसने चर्च की प्रैक्टिसेस के ऊपर उंगली उठाई और 95 चीजें, और हफ्ते भर में वो 2-3 हफ्ते में खत्म हो गई वो। इसका मतलब है आम लोग भी इस माइंड के थे कि चर्च की प्रैक्टिस गलत है। मगर आपको बताओ एक मजे की बात क्या हुई, एक मजे की बात ये हुई कि अगर सारे लोग चर्च की प्रैक्टिस के अगेंस्ट तो फिर उठते क्यों नहीं? अगर कोई आवाज उठाता तो उसको कहें यार ये उसके ऊपर कुफर चढ़ता। अंग्रेजों के कुफर होता है ब्लास्फेमी, उसको मारते। आपको तो लुईस पास्चर ने जिस वक्त अपना पेपर पढ़ने की कोशिश की, उसके दोस्तों ने नहीं पढ़ना। वो पेपर किस बारे में था कि दैट बैक्टीरिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। वो कहा यार इसका मतलब खुदा को कुछ हाथ ही नहीं है, तुमने बैक्टीरिया को बोले हम तो कहते हैं खुदा की मर्जी होती है। उसने पता नहीं कैसे जुर्रत किया, तो बट उसको किसी ने मारा नहीं। तो पहले तो मारते थे, फिर बाद में क्रिश्चियनिटी जरा रिलैक्स हो गई। तभी एक आदमी ने कहा, किसने कहा, लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर एंड मोर ऑफ रेवरेंस इन अस डिवेल। ये किसने कहा? किसने कहा? नहीं क्या, ये पोएट लॉरेट था। पोएट लॉरेट होता है कोर्ट पोएट, उसका नाम शायद टेनिसन था, शायद मैं कहता हूँ चेक करना। उसने क्या कहा, जब उसने देखा यार गलीलियो के बेचारी को लेबोरेटरी डिस्ट्रॉय की गई, ब्रूनो को आग में जलाया गया, उसने देखा कैपलर को नौकरी से निकाला गया। टेनिसन ने बोला मैंने भी तो टेनिसन का नाम लिया। उसने जब देखा यार मजहब की बातों को ये आहिस्ता आहिस्ता फेल कर रहे हैं। सबसे पहले कॉपरनिकस उठा। कौन सी सेंचुरी में कॉपरनिकस उठा? आई थिंक इट वाज 16th सेंचुरी। कॉपरनिकस ने कहा यार ये जमीन चपटी नहीं है, ये गोल है, और ये सूरज की इधर घूमती है, सूरज इसके इर्द नहीं घूमता है। अरे इट वाज द फर्स्ट ब्लास्ट ऑन क्रिश्चियन थिंकिंग। क्योंकि वो कहते थे ना देयर आर टू कॉन्सेप्ट, एक है जियोसेंट्रिक यूनिवर्स, दूसरा है हीलियोसेंट्रिक। हीलियोसेंट्रिक तो जियोसेंट्रिक होता है अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, हीलियोसेंट्रिक होता है सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। उसने कहा यूनिवर्स इज नॉट जियोसेंट्रिक, अर्थ इज नॉट द सेंटर बट सन इज द सेंटर। तो ऐसा बोलना पहली दफा चर्च के खिलाफ था और हमारे आंखों देखने के खिलाफ था। हम रोज देखते हैं सूरज चढ़ता है, हम रोज देखते हैं सूरज डूबता है, हम रोज देखते हैं कि सूरज जमीन के इर्द गिर्द गिरता है, आंखों से देखते हैं। लेकिन वो कहता अपनी आंखें बंद करो और दिमाग से काम लो, है तो। लेकिन ये जो था ये पहला शौक था क्रिश्चियन थिंकिंग। अब जिस वक्त मार्टिन लूथर ने, अच्छा उसने पता उसने अपनी चीजें प्रिंट नहीं करनी थी। उसने कहा नहीं ये इसको पब्लिश करो मेरे मारने के बाद, क्योंकि उसको पता था मुझे मारेंगे। फिर उसके बाद गुलेलो ने कहा, और गुलेलो की लेबोरेटरी खत्म कर दी गई और जॉब भी खत्म हुआ। और फिर कैपलर ने कहा, कैपलर का भी जॉब खत्म हो गया। तो फिर टेनिसन ने कहा नहीं यार ये जो कुछ बोल रहे हैं तो वो तो ठीक है, वो तो प्रूव कर रहे हैं। चर्च जो है वो बोलता है मगर प्रूव नहीं करता है, और वो प्रूव कर रहे हैं। इसलिए उसने कहा अब देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द चर्च एंड द साइंस। साइंस एंड चर्च के आपस में, चर्च होता है रिलीजन और साइंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो उसने कहा लेट नॉलेज ग्रो, नॉलेज को बढ़ दे दो मगर मजहब को खत्म मत करो, क्योंकि मजहब कुछ और चीज है। लेट नॉलेज ग्रो मोर टू मोर एंड मोर ऑफ रेवरेंस इन अस, और हमारे अंदर मजहब के लिए फेथ बढ़ती जाए, नॉलेज भी बढ़ती जाए और हमारी फेथ भी अपने मजहब के अंदर बढ़ती जाए। अब मैं रिपीट करूँ ये सेंटेंस, लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर एंड मोर ऑफ रेवरेंस इन अस। किसने कहा? टेनिसन ने कहा। तो एक हिसाब से कॉम्प्रोमाइज शुरू हो गया, कॉम्प्रोमाइज शुरू हो गया। तो ये तो क्रिश्चियन वर्ल्ड है जहां पर कॉम्प्रोमाइज शुरू। क्रिश्चियन बाद में ओपन माइंडेड होने लगे। देखो ना, अगर मुझे इस वक्त कहोगे मैं कहूंगा हिंदुइज्म इज द बेस्ट, आपसे कहेंगे आप कहेंगे इस्लाम इज द बेस्ट, जू से कहेंगे वो कहेंगे जूइज्म इज द बेस्ट। मगर क्रिश्चियन जो है उनका माइंड थोड़ा थोड़ा ओपन अप होने लगा। आपको पता है शॉफनवर का नाम सुना है आपने?
यहाँ पर पता है परी महल में, इसको पीर महल कहते हैं, यहाँ पर आपका दारा शुको जो है वो उपनिषद का ट्रांसलेशन करता था अंडर मुस्लिम पीर। मतलब देखो उपनिषद का ट्रांसलेशन हो रहा है अंडर मुस्लिम पीर। और आपको पता है ये जो गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर है, इसकी इनॉग्रेशन मुस्लिम पीर ने की है। तो मुस्लिम पीर जो इसको सिखाया था, उसने फिर बाद में पर्शियन ट्रांसलेशन, वो तो संस्कृत में था, पर्शियन ट्रांसलेशन उपनिषद जो है वो पहुंच गए जर्मनी। जर्मनी में शोफनहावर था, और पता है वो क्या कहता है? कहता है उपनिषद्स आर द ओनली सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड विल बी माई सोलेस एट द एंड ऑफ माई लाइफ। अब मैं सोच रहा था यार ये क्रिश्चियन है, ये कैसे अपने क्रिश्चियन से उठ के सोच रहे। अदरवाइज पता है जब चर्च में नया आदमी क्रिश्चियन बनता है तो प्रीस्ट कहता है गॉड गिव हिम द लाइट दैट यू हैव गिवन टू अस, खुदा इसको भी वही रोशनी दे दो। जैसे कि हमारे पास कोई रोशनी नहीं है जितनी देर तक हम क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। आइडिया यही है ना, तो गॉड गिव हिम द लाइट दैट यू हैव गिवन टू अस, दैट मीन्स हमारे पास लाइट है, इसके पास कोई लाइट नहीं है। तो इस तरह से कि थिंकिंग का आदमी जिस ऐसी थिंकिंग में पैदा हो तो ये कहे कि अपनी, मैं नहीं कहता हूँ उसने कहा जो ठीक है, मगर वो हट के सोच सके, ये बड़ी बात है कि दैट यू कैन थिंक बियॉन्ड व्हाट यू हैव बीन टॉट, बियॉन्ड व्हाट यू हैव बीन बिलीविंग राइट फ्रॉम अर्ली ईयर्स। थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया।